हिटलर का नाम सुनते हैं एक ऐसे आदमी की याद आती है जिसकी सनक और जाति प्रेम ने ना जाने कितने मासूमों की जान ली, कितनों को अपने घर से बेघर होकर भागना पड़ा। वो एक ऐसा तानाशाह था जिसने दुनिया में सिर्फ नफरत का जहर फैलाया, जिसने इंसानों को उनकी जाति और कल्चर के बेस पर बांटने की कोशिश की। जेविश कम्युनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके वहशीपन का सबूत है नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंपस, जहां हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। मॉडर्न टाइम के ऐसे खूंखार लीडर की लाइफ स्टोरी पढ़कर हमें यही सीखने को मिलता है, दुनिया नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और प्यार से चलती है। ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए? हर वो इंसान जो ग्रेट डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर की लाइफ के बारे में जानना चाहता है, उसे ये बुक पढ़ के देखनी चाहिए। अडोल्फ हिटलर दुनिया का महान डिक्टेटर था। हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल बेटर देन इमोशंस पे। ये एक बायोग्राफी बुक है। इस बुक में हम जानेंगे अडोल्फ हिटलर कौन, कैसा, उसकी लाइफ कैसी थी। बुक शुरू करने से पहले प्लीज बेटर देन इमोशंस को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। बुक पे आते हैं। अडोल्फ हिटलर कौन है? आपने शायद हिटलर के बारे में बुक्स या इंटरनेट पर पढ़ा हो। गैस चैम्बर्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंपस और होलोकॉस्ट की स्टोरी तो हम सब जानते हैं। माइन कैफ में आप जानेंगे कि हिटलर कौन था, कैसा था और क्या उसकी सोच थी। ये बुक आपको बताएगी कि हिटलर का बचपन कैसे गुजरा, उसके सपने क्या थे और उसका पैशन क्या था। आप जानेंगे वो कौन से थॉट्स और आइडियाज थे जिन्होंने हिटलर को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल इंसान बनाया। कैसे उसने हजारों सोल्जर्स को इन्फ्लुएंस करके दुनिया में दहशत फैला दी थी। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक पागल और समकी इंसान था, तो कुछ बोलते थे कि वो एक जीनियस और करिश्मेटिक इंसान था। लेकिन इस बुक को पढ़कर आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो असल में कैसा इंसान था, क्योंकि ये बुक हिटलर ने खुद लिखी है। ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसने दुनिया के लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी थी। समरी शुरू करते हैं। मैं ब्रनाउ टाउन में पैदा हुआ था, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर है। इसे मैं प्योर लक समझता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी जनरेशन की ड्यूटी है कि हम इन दोनों जर्मन स्टेट्स को किसी भी हाल एक साथ मिला दे। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में आना ही होगा क्योंकि हमारा खून एक है, और जर्मनी को अपने बेटों को एक साथ रखना ही होगा। मेरे पेरेंट्स वैसे तो बवेरियन है, मगर असल में वो ऑस्ट्रियन है। मेरे फादर एक डिवोटेड सिविल सर्वेंट है, वो एक कस्टम ऑफिशियल है, और मेरी मदर एक हाउसवाइफ। मुझे ब्रानाउ की ज्यादा बातें याद नहीं है क्योंकि मेरे पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मेरे फादर पास आउट ट्रांसफर हो गया था, जो कि जर्मनी में आता था। मेरे ग्रेट फादर गरीब फॉर्मर थे, यही वजह थी कि मेरे फादर शुरू से ही खुद पे डिपेंडेंट रहे। वो काफी हार्ड वर्किंग भी थे और अपने बुढ़ापे तक हमेशा काम करते रहे। 13 की उम्र में वो घर से भागकर वियना चले गए थे, जहां उन्होंने पैसे कमाने के कई तरीके सीखे। फिर वो शहर चले आए। 17 साल की उम्र में उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया। उनका गवर्नमेंट जॉब करने का सपना पूरा हुआ। बचपन में उन्होंने कसम खाई थी कि वो तब तक अपने होम टाउन नहीं लौटेंगे जब तक कि वो कुछ बन ना जाए, और उन्होंने ऐसा किया। 56 की उम्र में जब वो रिटायर हुए तो उन्हें घर पे खाली बैठना पसंद नहीं आता था, तो उन्होंने एक फॉर्म खरीदा और उसकी देखभाल करने लगे। इसी फॉर्म में मेरा बचपन गुजरा था। मैं बड़ा शरारती था, सारा दिन यहाँ से वहां भागता रहता था। मेरी माँ सोचती थी कि मैं बाहर कम और घर पे ज्यादा रहूं। मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल शुरू से अच्छी थी। मेरी अपने क्लासमेट से आर्ग्यूमेंट होती तो मैं ही जीतता था। मेरे फादर की अपनी एक लाइब्रेरी थी जहां पर मैंने 1871 की फ्रांको जर्मन वार पर कई सारी बुक्स पढ़ी। ये बुक्स मेरी फेवरेट थी। इनके अंदर की डिटेल्ड इलस्ट्रेशन पढ़ना मुझे बड़ा पसंद था, और तभी से मुझे मिलिट्री और वॉर से रिलेटेड हर चीज अच्छी लगने लगी थी। मेरे फादर चाहते थे कि मैं उनके जैसे एक सिविल सर्वेंट बनूं। मुझे बड़े होकर कौन से हाई स्कूल जाना है, इस बारे में हमारी खूब बहस होती थी, लेकिन वो अपने डिसीजन पर अड़े थे। उन्हें लगता था मैं वही करूं जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया। जितना वो मुझे सिविल सर्विस जॉब के लिए पुश करते, उतना ही मैं उस डायरेक्शन से दूर भागता। एक दिन मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मैं पेंटर बनूंगा। मुझे ड्राइंग का शौक था, इसलिए मैं इस फील्ड में अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहता था। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मैं आर्ट में करियर बनाऊंगा। उन्हें सुनकर बहुत गुस्सा आया। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें आर्टिस्ट कभी नहीं बनने दूंगा, उन्होंने कहा। मुझे पता था मेरे फादर बड़े जिद्दी है, मगर मैं भी कौन सा कम था। उन्होंने मेरा एडमिशन रील शूल में करा दिया। जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे उनमें मेरे अच्छे ग्रेड्स आते, और जो पसंद नहीं थे उसमें पुअर मार्क्स मिलते। यानी मेरे रिपोर्ट कार्ड में कहीं पर एक्सीलेंट और कहीं पर इनएडिकेट लिखा होता। मगर हाँ, हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है, और इनमें मेरे पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। फिर मेरी लाइफ में वो मोड़ आया जिसने मुझे केयरफ्री बॉय से एक माइंडफुल यंग मैन बना दिया था। ये तब हुआ जब मेरे फादर की डेथ हुई। तब मैं 13 साल का था। 2 साल बाद मेरे मदर भी चल बसी थी।
मैं आर्ट अकेडमी में जाकर एक आर्टिस्ट बनने के सपने देख रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं अब अनाथ था, मुझे अपने ही दम पे जीना था। तो मैं भी वियना चला गया, जैसे मेरे फादर 50 साल पहले गए थे। मैं भी उनकी तरह खुद को प्रूव करना चाहता था, लेकिन सिविल सर्वेंट तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। स्कूल ऑफ पेंटिंग अकेडमी में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। मुझे लगा मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी है, मगर मैं बुरी तरह रिजेक्ट हुआ। मुझ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मैं स्मॉल पेंटर और लेबरर का काम करने लगा, जिससे मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था। अपने फ्री टाइम में मैं बुक्स पढ़ता था। कोई बुक पसंद आती तो खाने के पैसे बचाकर मैं किताब लेता था। जो भी हो, किताबें मेरा पैशन थी। मैंने किताबों से बहुत कुछ सीखा। सिटी लाइफ में 2 चीजें ऐसी थी जिसने मेरी आंखें खोली, और वो थे जेविश और मार्क्सिस्ट लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जर्मन पब्लिक के बीच क्या कर रहे हैं। जितना मैं इन लोगों को देखता, उतना ही मुझे उनसे नफरत होती थी। जेविश लोग खुद को चूसन वन बोलते थे, लेकिन ये लोग अंदर बाहर दोनों तरफ से मैले थे। जेविश लोगों को मैं देखते ही पहचान सकता हूँ। वियना की सड़कों पर जेविश भरे पड़े हैं। ये लोग गंदे कपड़े पहनते हैं और इनसे अजीब सी स्मेल आती है। इन्हें देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। मैं जेविश कल्चर के बारे में जानता हूँ, इन लोगों के आर्ट, लिटरेचर और थिएटर के बारे में जानता हूँ, और मुझे ये समझ आया कि जेविश कल्चर एक बीमारी है जो जर्मन लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये बीमारी मिडिल एज के ब्लैक प्लेग से कम नहीं है। ये लोग इंसानियत के नाम पे धब्बा है। इनका लिटरेचर कचरा है। इनका आर्ट बहुत ही घटिया है। और इनके थिएटर में बेवकूफी झलकती है, और फिर भी ये लोग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं एक बिल्डिंग वर्कर का काम कर रहा था। वहां पर ट्रेड यूनियन के लोगों से मेरी अक्सर बहस हो जाती थी। ये लोग खुद को एम्प्लॉइज का चैंपियन बोलते थे, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरते थे। और तभी मुझे पता चला कि ये यूनियन लीडर्स, ये सोशल डेमोक्रेट सारे जेविश है। मैं कोई भी सोशल डेमोक्राफ्ट पढ़ सकता हूँ। इनमें ऑथर और पब्लिशर के सरनेम कुछ इस तरह होते हैं: एलन बोगेन, डेविड एडलर, ऑस्टलिज वगैरह। ये लोग मसिस्म की बातें फैलाते हैं। मैं जानता हूँ कि ये मार्क्सिस्ट लोग और ये सड़कों पे दंगा फसाद करने वाले सब के सब जेविश है। गुस्से और नफरत से मेरे तन बदन में आग लग गई। खुद को चोजन पीपल बोलने वाले इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि कार्ल मार्क्स की बातें करके हमारे शहर में नफरत फैलाए। इनकी इतनी हिम्मत कि बाकियों को भी गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का के काम करने से मना करे। मैं तो इस बात पे यकीन करता हूँ कि हम जर्मन लोग स्पेशल है और पावरफुल है। मैं पर्सनैलिटी की वैल्यू में यकीन रखता हूँ। कुछ लोग राज करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी लोग उन्हें फॉलो करने और उनकी बात मानने के लिए। और दुनिया को सही ढंग से चलाने का यही तरीका है, लेकिन ये मार्क्सिस्ट इस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे काफी नुकसान होने वाला है। इससे काफी गड़बड़ हो सकती है। मार्क्सिस्ट हम जैसे प्रिविलेज लोगों का हक छीन कर कॉमन लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। ये लोग हमारे कल्चर, हमारी जाति और नेशनलिटी मिलावट करना चाहते हैं। मसिस्म ही वो तरीका है जिससे जेविश लोग दुनिया में राज करना चाहते हैं। ये चोजन लोग खुद को सुपीरियर प्रूव करना चाहते हैं। मैं खुद को अपने कल्चर के लोगों को जेविश लोगों से बचाना चाहता हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक तरह से गॉड की इच्छा को पूरी कर रहा हूं। मैं 1912 में वियना से म्यूनिख चला आया। वॉर से पहले वाले दिन मेरी लाइफ के सबसे खुशनुमा दिन थे। म्यूनिख काफी डिफरेंट सिटी है। ये शहर जर्मन आर्ट से भरा पड़ा है। इस शहर से मुझे प्यार हो गया है। म्यूनिख से अच्छी जगह मैंने आज तक नहीं देखी। इस सिटी का डायलेक्ट मेरे दिल के बड़े करीब है। यहाँ मेरे जैसे बहुत से लोग बवेरिया से आए हैं। इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, इनसे मिलकर अपने पेरेंट्स और बचपन की यादें ताजा हो जाती है। म्यूनिख सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पावर और आर्ट का संगम है। 1914 के हिस्टोरिकल इवेंट्स लोगों पर जबरन नहीं थोपे गए थे। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पब्लिक की ही चॉइस थी। उस टाइम पर लोग किसी भी तरह अनसर्टेनिटी से छुटकारा चाहते थे। सवाल ये नहीं था कि कौन जीतेगा, ऑस्ट्रिया या सर्बिया। सवाल था कि क्या हम वाकई में एक जर्मन नेशन बना पाएंगे। 2 मिलियन सोल्जर्स मरते दम तक झंडे की हिफाजत करने को तैयार थे। मैं अपने घुटनों पे गिर के हेवन की तरफ देख रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकता कि मैं इस वक्त में पैदा हुआ हूँ। लोगों के बीच हमारे नेशन के स्टेट अफेयर्स को लेकर बड़ी अनसर्टेनिटी थी। लोगों में एक स्ट्रोंग अर्ज थी कि ऐसा स्ट्रगल हो जिससे सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाए। और इसके लिए ऑस्ट्रिया सर्बिया का पीसफुल रेजोल्यूशन काफी नहीं था। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड के मर्डर की खबर म्यूनिख में वाइल्ड फायर की तरह फैल गई थी, और मुझे तभी श्योर हो गया कि अब लड़ाई छिड़ेगी। अब ये सिर्फ ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच का मामला नहीं है, बल्कि जर्मनी के सेल्फ प्राइड की लड़ाई बन चुकी है। ये वार हमारे नेशन का फ्यूचर बदल कर रख देगी। अगर जर्मनी जीतता है तो ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन बन जाएगा।
इसलिए अब हर जर्मनी की सिक्योरिटी और पहचान दांव पे लगी थी। मैं अपने देश के लिए अपने एंथुसियाज्म को प्रूव करना चाहता था, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन से। मैंने हिज मेजेस्टी को एक पेटिशन लिखा कि मुझे बवेरियन आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन दी जाए, और अगले दिन ही लेटर का जवाब पाकर मैं खुश हो गया। लेटर खोलते टाइम मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे अप्रूवल मिल गई थी। तुरंत मुझे बवेरियन बैरक्स में एंट्री मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट टाइम था। मैंने मिलिट्री ट्यूनिक पहनी जो मुझे अगले 6 सालों तक पहननी होगी। बड़ी दमदार आवाज में मैंने नेशनल एंथम गाया। आज मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ कर दिखाने का मौका मिला था। फिर एक रात बेहद ठंड थी जब मैंने अपने कॉमरेड्स के साथ फ्लांडर्स के लिए मार्च किया। जर्मनी, जर्मनी सबसे ऊपर, सारी दुनिया में सबसे ऊपर। हम जोर जोर से नारे लगाते जा रहे थे। गनफायर का साउंड हवा में गूंजने लगा। हम टीनेजर्स की तरह निकले और 4 दिन बाद हम मर्द बनकर म्यूनिख लौटे। द रेवोल्यूशन, सितंबर 1916 की बात है। मैं सोमे के बैटल में था। हालत क्या था मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे हम नर्क में हो। हफ्तों तक ड्रमफायर लगातार जारी रही, लेकिन जर्मन सोल्जर्स ने हार नहीं मानी थी। कभी ऐसे भी मौके आते थे जब हमें पीछे हटना पड़ता था, लेकिन हम खुद को आगे बढ़ने का हौसला देते रहे। हमारी जर्मन आर्मी काफी स्ट्रोंग थी। अक्टूबर 1916 की बात है। मैं लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया था। मुझे फ्रंट से हटाकर वापस जर्मनी भेज दिया गया। मुझे अपना देश छोड़े 2 साल हो गए थे। हम सब घायल सोल्जर्स फिर से अपने वतन लौटकर खुश थे, लेकिन जो मुसीबत सर पे थी उसका किसी को अंदाजा नहीं था। ट्रीटमेंट की वजह से मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल के मुलायम बेड पे लेटे लेटे नो की आवाज सुनना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। कहाँ लड़ाई का मैदान और कहाँ ये माहौल, जमीन आसमान का फर्क था। जब मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो परमिशन लेकर मैं बर्लिन चला गया। बर्लिन में बुरा हाल था। चारों तरफ बदहाली फैली थी। पूरा शहर भूख से तप रहा था और म्यूनिख की तो बर्लिन से भी बुरी हालत थी। मुझे वहां पर रिप्लेसमेंट बटालियन ज्वाइन करने को बोला गया था, लेकिन यहाँ आकर मैंने क्या देखा। ये वो शहर था ही नहीं जिससे मुझे प्यार था। हर तरफ बहुआएं और गालियां। हमारे बैरक्स में मेरे साथी सोल्जर्स गुस्से से भरे थे। सीनियर सोल्जर्स जरा सी बात पे हमें पनिश कर देते थे, जबकि वो खुद कभी बैटलफील्ड में नहीं गए थे। लेकिन मेरा सारा ध्यान तो जेविश लोगों पर था जो शहर के ऑफिसों में भरे हुए थे। सारे के सारे क्लेस जेविश थे, यानी जो क्लर्क था वो पक्का जेविश था। इनसे छुटकारा मिलना मुश्किल था क्योंकि ये लोग इंसान नहीं लीच थे जो लोगों का खून पीते थे। जेविश लोग वार सप्लाईज बेचकर अमीर बन रहे थे। लड़ाई जितनी लंबी होगी इनका उतना ही फायदा होगा। ये लोग गन्स और एम्यूनेशन सप्लाई करते थे। इन्हें कमजोर करने का एक ही सोल्यूशन था कि हमें इकोनॉमी अपने कंट्रोल में करनी होगी। पुरुशियन और बावेरियंस एक दूसरे से फाइट करने में बिजी थे और ये लोग पर्दे के पीछे से तमाशा देख रहे थे। ये लोग इतने पावरफुल और अमीर थे कि बावेरिया और प्रूजिया दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। मार्च 1917 आते आते मेरी फुल रिकवरी हो चुकी थी। अब मैं एक बार फिर से जर्मनी के लिए फाइट करने को पूरी तरह रेडी था। ये नवंबर 1918 की बात है जब फाइनली लड़ाई स्टॉप हुई। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। मेरी आंख में चोट आई थी। एक पास्टर हमें रिवॉल्यूशन के बारे में बताने आया। लड़ाई थम चुकी थी और इसी के साथ मोनार्ची का भी खात्मा हो चुका था। जर्मनी अब एक रिपब्लिक कंट्री है। मुझे काफी गहरा सदमा लगा। अपनी मदर की डेथ के बाद मैं आज तक नहीं रोया था, मगर उस नवंबर में रोया। हमारी मेहनत, इतनी मुश्किलें जो हमने फेस की थी, हमारे कॉमरेड्स की कुर्बानी, सब वेस्ट चला गया था, सब मिट्टी में मिल गया था। काइजर विलियम टू ने मार्किस्ट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। वो पुरुषिया के लास्ट एम्परर थे। मार्किस्ट की जीत हुई थी। अब मैं और फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ये मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी। लेकिन मुझे उस टाइम की किसी भी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं उनकी आइडियोलॉजी नहीं मानता था, बल्कि मैं खुद को एक नेशनल सोशलिस्ट मानता था। और यही मेरा उसूल था कि मुझे अपने लोगों और अपने फादरलैंड के लिए जीना और मरना है। यानी हमें अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए हर हाल में लड़ना ही होगा और अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करना होगा ताकि हमारे खून की प्योरिटी बनी रहे। इसका ये मतलब भी है कि हमें अपने फादरलैंड की आजादी की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर हमारा देश आजाद रहेगा तभी उस मिशन में कामयाब हो सकते हैं जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। और इस पर्पज की खातिर हमें हर ख्याल को, एवरी एक्शन एंड एवरी थॉट मस्ट बी ग्राउंडेड ऑन दिस पर्पस। और इस पर्पज की खातिर हमें हर ख्याल को एक्शन को तब्दील करना पड़ेगा। 1919 में मैंने एक कोर्स अटेंड किया जो सोल्जर्स के लिए होता था। हमें यही ऑर्डर मिला था जिसमें लिखा था कि हर सोल्जर को सिविक थिंकिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए। एक दिन एक पार्टिसिपेंट जो जेविश लोगों की बड़ी तरफदारी करता था, उनके फेवर में कुछ बोलने लगा।
मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उठकर उसे जवाब दिया। ज्यादातर लोग मेरी बात से एग्री थे। वो सब बड़े ध्यान मेरी स्पीच सुन रहे थे। इसके बाद मुझे आर्मी में एजुकेशनल ऑफिसर बना दिया गया। मैं पैशन और एंथुसियाज्म से भर गया, ये नहीं जॉब मुझे बड़ी पसंद आ रही थी। फाइनली मुझे हजारों लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा था। क्योंकि मैं यंग था, मुझे मालूम था कि मेरे अंदर एक स्किल है, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। इस टाइम मैंने खुद को प्रूव करके दिखा दिया था। मेरी आवाज इतनी स्ट्रोंग है कि कमरे के कोने कोने से गूंजती है। मुझे बेहद खुशी थी कि अपने इस गिफ्ट के थ्रू मैं वो कर सकता हूँ जिसकी मैं मिलिट्री में सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ। मैंने हजारों लोगों को सर्विस में लौटने के लिए एनकरेज किया था। मेरी बातों से मेरे देश के सोल्जर्स इंस्पायर किया कि हम अपनी ड्यूटी करें और अपने फादरलैंड को सर्व करें। मैं अपने जैसी थिंकिंग वाले दूसरे कामरेड से मिला। मैंने कई लोगों को डिसिप्लिन सिखाया है। मैंने देश भर से लोगों को इस ग्रेड को ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया है और हमारे इस मूवमेंट को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के तौर पे जाना जाता है। कुछ ऐसे सच होते हैं जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, ऐसे सच जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। जैसे कि नेचर ने स्पीसीज जो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक जानवर अपने जाति वाले के साथ ही मेटिंग करता है, बच्चे पैदा करता है। चूहा चूहे को मेट करता है, शेर शेर को। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो कमजोर बच्चे पैदा होंगे। थ्योरेटिकली बोले तो अगर एक शेपहर्ड डॉग को शीप से क्रॉस कराते हैं तो जो बच्चे पैदा होंगे वो शीप से तो स्ट्रोंग होंगे लेकिन एक डॉग के हिसाब से कमजोर होंगे। इसलिए नेचर ने सबके लिए बेस्ट अरेंजमेंट किया है ताकि प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन रहे। तभी तो कुत्ता कुत्ते की तरफ अट्रैक्ट होता है और बकरी बकरी की तरफ। सेम स्पीसीज के साथ मेटिंग सिस्टम से नेचर एक बैलेंस मेंटेन रखती है। तभी तो कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा और बकरी का बच्चा बकरी जैसा दिखता है। इसलिए बात जब इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ और शक्लो सूरत की हो तो डिफरेंस साफ साफ नजर आता है। तो ऑब्वियस है कि एक शेपहर्ड डॉग शीप से ताकतवर होगा। यही सेम प्रिंसिपल हम इंसानों पर भी अप्लाई होता है। महान आर्यन रेस क्यों खत्म हो गई थी? क्योंकि इन्होंने अपने से कम लेवल के लोगों से संबंध बनाए। नॉर्थ अमेरिकन लैटिन अमेरिकन से सुपीरियर है क्योंकि इन लोगों ने दूसरी जाति वालों से क्रॉस ब्रीडिंग नहीं की। नॉर्थ अमेरिकन जर्मनी के ही मूल निवासी है। इनकी इंटेलिजेंस और ताकत सिर्फ इसीलिए मेंटेन है क्योंकि इन्होंने अपने ब्लड को अभी तक प्योर रखा है। और दूसरी तरफ लैटिन लोग हैं जिन्होंने सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बाहर की कम्युनिटी से शादियां करके मिक्स ब्रीड पैदा की है। लैटिन ब्लड इंफीरियरिटी से भरा है। आप खुद देख लो कि नॉर्थ अमेरिका लैटिन अमेरिका से कितना पावरफुल है और ये सब प्योरिटी ऑफ रेस की वजह से ही पॉसिबल है। इनफैक्ट जितने भी ग्रेट कल्चर हुए सब ब्लड मिक्सिंग की वजह से बर्बाद हो गए हैं। इंफीरियर रेस के ब्लड मिक्स होने से इनकी क्रिएटिविटी, विजन, टैलेंट सब खत्म हो गया। मेरे ख्याल से इंसानियत को 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, जो कल्चर के फाउंडर है। सेकंड, जो उस कल्चर को मेंटेन रखते हैं और थर्ड, जो उसके डिस्ट्रॉयर है। और सिर्फ आर्यंस ही फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। आर्यन रेस ही सारे सिविलाइजेशंस की फाउंडेशन है। इन्होंने ही ह्यूमन प्रोग्रेस के बिल्डिंग स्टोन यानी नींव रखी थी। आर्यंस ने प्लान बनाए, बाकी लोगों ने उन्हें एग्जीक्यूट किया। अमेरिका और यूरोप की अचीवमेंट चाहे साइंस में हो या टेक्नोलॉजी में, सब कुछ आर्यंस की ही देन है। 1918 और 1923 में हिस्ट्री रिपीट हुई। 1918 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मार्क्सिस्ट को हमेशा के लिए खत्म नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से जर्मनी को कीमत चुकानी पड़ी थी। 1923 में जर्मनी में मार्क्सिज्म को खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी थी। ये लोग सिवा खूनी और गद्दार के और कुछ नहीं है। आप सिर्फ बोर्जवाजीज लोगों को ही बेवकूफ बना सकते हो कि मार्क्सिस्ट कंट्री की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ये लोग जेविश है और 1918 की लड़ाई में 2 मिलियन सोल्जर्स की मौत के जिम्मेदार है। और इसके बावजूद ये लोग सरकार में ऊंची पोजीशन हथियाना चाहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सोल्जर्स और जर्मन वर्कर्स मार्क्सिस्ट लीडर्स की साजिश का शिकार हुए थे। वार के बाद इन मार्क्सिस्टों ने हमारे फादरलैंड पे कब्जा जमा लिया था। जर्मनी के बेटों ने इसलिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी कि ये गद्दार जेविश आकर हम पे हुकूमत करे। ये 15,000 हिब्रू लोग जो हद दर्जे के बेईमान हैं, इन्हें तो 1914 में ही गैस चैम्बर्स में डालकर मार देना चाहिए था ताकि 1918 की वार के सोल्जर्स आज जिंदा होते और उन्हें वो मिलता जिसके लिए वो लड़े थे। इन वर्कर्स और सोल्जर्स की जान इन सो कॉल्ड चोजन पीपल से कई ज्यादा कीमती है। लेकिन जर्मनी के बुजुर्गा ग्रुप ने ये सब होने दिया। स्टेट्समैनशिप के नाम पर इन्होंने इन हिब्रू गद्दारों के लिए पावरफुल बनने के सारे रास्ते खोल दिए हैं। वो भी तब जब जर्मनी के लाखों वफादार बैटलफील्ड में जान दे रहे हैं। लेकिन हमें ये गलती रिपीट नहीं करनी है। 1923 में जरूरत है कि हम इन मार्क्सवादियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। सिर्फ दुआओं से देश नहीं बचता। पैसिव रेजिस्टेंस सिर्फ कुछ टाइम तक चलेगा।
डिस्प्यूट सेटल करने के लिए वॉरफेयर जैसी कोई चीज नहीं है। देश को बचाने का सिर्फ एक ही सच्चा और इफेक्टिव तरीका है और वो है मिलिट्री फोर्स का। नवंबर 1923 में रिपब्लिक ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स की पार्टी को खत्म करने का ऑर्डर दिया। मेंबर्स को सख्त हिदायत मिली थी कि दोबारा कभी कोई मीटिंग ना रखी जाए। लेकिन जैसा कि अब नवंबर 1926 में जब मैं इस बुक को खत्म कर रहा हूं, हमारी नाजी पार्टी पहले से ज्यादा स्ट्रोंग और पावरफुल हुई है। राइट आइडियाज को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। हम नाजी लोग अपनी प्योर विल, प्योर स्पिरिट को फैलाते रहेंगे। वैल्यू ऑफ पर्सनैलिटी और रेस ही हमारी पार्टी का कोर है। बस एक बार हमें इस रशियल जहर का इलाज कर लेने दो, फिर सारी दुनिया देखेगी कि जर्मन्स इस दुनिया में कैसे राज करते हैं। हम नाजी अपने फादरलैंड और अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। जर्मनी सबसे ऊपर, दुनिया में सबसे ऊपर। आपने इस बुक में अडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ा। वो कैसा था, क्या सोचता था, इस बारे में पढ़ा। हिटलर अपनी जाति को बाकियों से प्योर मानता था। वो कट्टर मार्क्सवादी विचारों का इंसान था, लेकिन वो बातों से ज्यादा एक्शन में बिलीव करता था। डिप्लोमेसी उसकी नजरों में कायरता की निशानी थी। आज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम चाहे किसी भी रंग, जाति या कल्चर के हो, अंदर से तो हम सब इंसान हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम सब अपनी फैमिली, अपने करीबी लोगों से प्यार करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम सब अपने सपने पूरे होते देखना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर एम्पैथी हो, हम दूसरों का पेन फील कर सके और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। तो आपके ख्याल से क्या आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है? गुस्सा और क्लोज माइंडनेस या काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग? तो आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? नफरत या प्यार और कंपैशन? चॉइस आपकी है। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। बुक अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।